अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट वसीम शेख। आप देख रहे हैं ज़रई प्रोग्राम। मैं आज अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में मौजूद हूं और आज हम गोभी के बारे में बात करते हैं साइंटिफिक मोहम्मद मुज़फ़्फ़र रज़ा से कि गोभी, फूल वाली गोभी और बंद गोभी के बारे में कि ये कैसे काश्त होती है और इसका बीज कैसे बनता है और किसान इससे मुस्तफ़ीद कैसे होता है और इनकी इक़साम क्या क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है जी? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का करम है जी। सर, ये जैसे कि मैंने सवाल किया है तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कैसे ये काश्त होती है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र रज़ा है और मैं यहाँ पे अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद के जो डायरेक्टोरेट है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे जो जॉइनिंग है वो 2012 से इसी इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ और जो मेरा रिसर्च वर्क है जो मुझे एक्टिविटीज़ दी गई हैं काम करने के लिए, तो वो हैं जी ये जो इसका सेक्शन है गोभी। इस गोभी में मतलब जितने भी हैं, आई मीन इसमें कॉलीफ्लावर आ जाएगी जिसको आप फूल गोभी कहते हैं, कैबेज जिसको आप बंद गोभी कहते हैं, और ब्रोकली है जो ग्रीन कलर के हेड होते हैं, या कोल रब्बी है और ब्रसल स्प्राउट। आई मीन सारा जो गोभियों का ख़ानदान है उस पर मेरा यहाँ पे जो है ना वो रिसर्च वर्क है। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि कितनी किस्म की ये है गोभियाँ यहाँ पे काश्त हो जाती हैं और इनका सोइंग टाइम क्या है वगैरह वगैरह। तो जो ये कॉलीफ्लावर की मैं बात करूँगा, जो सफ़ेद रंग का फूल है जिसका जो आम आपको मार्केट में मिलता भी है, ये हम इसकी सोइंग टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है मई जून से। इसके बेसिकली 4 सेगमेंट हैं। पहला जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अर्ली, जो मई जून से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सेगमेंट है जिसको हम सेकंड अर्ली कहते हैं, वो इससे तकरीबन 20 दिन के डिफरेंस से स्टार्ट हो जाएगा। मीना अगर आप मिड जून के बाद जुलाई की बात करें, मिड जून से जुलाई तक। तीसरा सेगमेंट है मिड सीज़न का। इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं ये मिड सीज़न की आपके पास सॉरी लगी हुई है। तो इसका जो लास्ट सीज़न है दैट इज़ लेट सीज़न। सो टोटल हमारे पास इसके ना 4 सेगमेंट हो गए, यानी मई जून से लेकर अगले साल के ये अप्रैल तक आपको अवेलेबल भी होती है, लगाई भी जाती है, काटी भी जाती है। ठीक है। तो हमारा ये जो इदारा है इसमें भी इसी सीज़न के लिहाज से हमारे पास 4 वैरायटीज़ मौजूद हैं। आल दो अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई, लेकिन एक पहली का नाम जो पहले सीज़न की है वो उसको फैसलाबाद 1 के नाम से हम उसका जो नाम दिया हुआ है। दूसरी है फैसलाबाद 2 की, तीसरी है फैसलाबाद 3 और फोर्थ जो है जो लेट सीज़न के लिए FD4 जिसको हम फैसलाबाद 4 के नाम से याद करते हैं। तो ये सीज़न वाइज डिफरेंस हैं और ये इतनी टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है। आई मीन कि जैसे ही टेम्परेचर में दर्जा हरारत में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है तो ये उसी लिहाज से अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेती है। अगर पहले सीज़न की फसल आपने तीसरे में लगा दी तो आपको सिवाय पत्तों के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। सो जब भी आपने स्पेशली किसानों के लिए कि जब भी आप इस क्रॉप को लगाने लगेंगे तो आपको सबसे पहले इसका सीज़न डिफ़ाइन करना होगा कि मैंने कौन से मंथ में लगानी है। उस हिसाब से आपने मार्केट से जो है ना इसका सीड खरीद करना है। तो जो सीड रेट की मैं बात करूं तो अच्छी जिसको हम कहते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज, अच्छे उगाव वाला बीज
250 ग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। 250 ग्राम सीड की अगर आप नर्सरी लगा लेते हैं तो वो 1 एकड़ के लिए सफिशेंट है। अगर इसी तरह उसमें जो आप समझते हैं कि उसमें उगाव अच्छा नहीं है तो फिर उस हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 किलो तक भी लगती है। अर्ली सीज़न में इसका उगाव कम होता है, पौधे मरते हैं, तो इसका सीड रेट 1 किलो तक है और मिड और लेट सीज़न के लिए 250 ग्राम से 300 ग्राम इज़ इनाफ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आपने लगाने के लिए, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो पहले आप इसकी नर्सरी लगाएंगे। 1 महीने की नर्सरी जो है ना, ये सब गोभी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। नर्सरी लगा लेंगे और नर्सरी के तकरीबन लगाने की 1 माह की ऑलमोस्ट, अगर कंडीशन बेहतर हो, कोई बीमारी ना हो, तो 1 माह की नर्सरी रेडी हो जाती है खेत में मुंतकिली के लिए। तो वो आप मुंतकिल कर देंगे और उसके बाद खेत में मुंतकिल होने के बाद इसका ड्यूरेशन है 3 से 4 माह आपको, यानी 3 से 4 माह के बाद खेत में लगाने के 3 से 4 माह के बाद जो मार्केटेबल साइज हेड है जिसको कर्ड कहते हैं, तो वो आपको उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। यानी 90 डेज से 120 डेज तक इट विल बी ओके। इससे भी पहले कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जो 70 दिन पे और 80 दिन पे भी ये दे देती हैं। तो हमारे इस इंस्टीट्यूट का, यानी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद का, जो इसमें हम साइड बाय साइड 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम अपना रिसर्च वर्क भी चला रहे हैं जिसमें हम इनकी न्यू वैराइटीज़ डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा साथ में जो भी कंपनी वेजिटेबल का सीड, या स्पेशली मैं गोभी की बात करूँगा, किसी भी मुल्क से ये लेती है और उसको यहाँ फार्मर को देना है, बेचना है, तो उसको सबसे पहले हमारे पास अडॉप्टेबिलिटी चेक करवाना पड़ती है। वो हमें अडॉप्टेबिलिटी के लिए भेजते हैं, यहाँ हम अपने एनवायरनमेंट में लगाते हैं और 2 साल का डाटा हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि जनाब इस वैरायटी की क्या परफॉर्मेंस थी, इस हाइब्रिड का क्या परफॉर्मेंस थी, इसने कितनी यील्ड दी, इस पर बीमारियाँ कितनी थी, सारी चीज़ें चेक करने के बाद FSC एंड RD को वो डाटा भिजवा देते हैं। उसके बाद वो उनको अलाउ करते हैं कि जब अगर वो इस काबिल हो, यानी यहाँ पे लगने के काबिल हो, तो वो फिर उसको अलाउ कर देते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ फार्मर तक वो उसका बीज पहुँच जाता है। जी अच्छा सर, ये आपने कहा कि इंपोर्ट का भी करते हैं, तो सर ये जो गोभी है हाइब्रिड कैसे करते हैं? अगर वो बाहर से मंगवाते हैं तो उसका बीज जो है हम लोग कितना महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ने के बाद हमें ज़रा जो मुबादला है मार्केट में वो कैसे हमें, यानी कि कितना, यानी कि एक किसान को कितना, यानी कि वो प्रॉफिट ले सकता है वो? जी, इस वक्त ज़्यादातर जो गोभी का बीज है वो इम्पोर्ट ही हो रहा है। ठीक है जी, मैं 90% कहूँगा कि वो इम्पोर्ट ही हो रहा है। 10 से 15% जो है ना वो फार्मर्स ने अपने पास रखा हुआ है, जो साल हर साल वो अपना बीज उसका बना लेते हैं और उसको वो यूज़ हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये इसके हाइब्रिड्स हैं और ये इम्पोर्ट हो रहे हैं चाइना से, थाईलैंड से, जापान से, उसके अलावा टर्की से। ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये जो सीड है वो इम्पोर्ट हो रहा है। जैसे आपने बात की ज़र मुबादला की, तो यकीनन जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको अपने पैसे तो बाहर देने ही होंगे, ये बात तो सच है। ठीक है जी। जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट का ताल्लुक़ है कि हम बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, इस कोशिश में लगे हैं कि हम उस क्वालिटी का हाइब्रिड और जो वैराइटीज़ हैं वो दे सकें। थोड़ी सी हमारी जो एनवायरनमेंट के लिहाज से मैं कहूँ, या हमारे रिसोर्सेज के लिहाज से इसका बीज बनाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि कैबेज की मैं बात करूँ, यानी बंद गोभी में, उसमें तो इस एनवायरनमेंट में बीज बनता ही नहीं। ठीक है। जो फूल गोभी की बात करें, इसका बीज बनता है, बट इसमें एक मसला है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। एक बात होती है कंपेटेबिलिटी और एक होती है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये साइंटिस्ट हजरात इसको ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। जो इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये इसका अपना ही जो फूल है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इन इश्यूज़ की वजह से अभी तक हम जो है ना इसके कोई हाइब्रिड नहीं बना सके। बट आई एम होपफुल विद इन 2 ईयर इंशाल्लाह मैं इसकी 2 वैराइटीज़ जो है ना वो अप्रूव कराने को हूँ, वो भी हो जाएंगी। और आई होप के नॉट मोर देन 3 या 4 ईयर्स मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास CMS लाइन मौजूद है, मैं हाइब्रिड बना लूँगा। तो यकीनन किसान के लिए जो जितना हम ज़र मुबादला हम बाहर भेजते हैं तो वो बच जाएगा, और बल्कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ज़रूरियात का सीड हम जो है ना वो यहाँ बना सकें। जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये काश्त जो है पाकिस्तान में चारों सूबे में की जा सकती है, या जस्ट वो
ये अपना पंजाब में ही होती है। तो अगर पंजाब में होती है किन इलाकों में यानी कि ये काश्त की जा सकती है? और सिंध में मौसम जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर वो गर्मी का रहता है, तो वो यानी कि कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ज़रा बताइएगा ज़रा। जी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो इसका जो पहले 2 सेगमेंट है ना, जो गर्मियों के हैं, यानी मई जून जुलाई में जो आते हैं, उसके लिए पंजाब के जो एरियाज़, ये वस्ती पंजाब है या साउथ पंजाब है, तो वो सूटेबल नहीं है। सिर्फ वो जगह सूटेबल हैं जहाँ पे नहरों के साथ साथ जहाँ पे कूल हो, चूँकि जब यहाँ का हमारा टेम्परेचर उस वक्त जो होता है वो तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है, तो वहाँ पे उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो जो पहले सेगमेंट की गोभी है, जो मैं कहूँ कि फ़र्स्ट अर्ली और सेकंड अर्ली को जो हम कहते हैं, वो ज़्यादातर उसके जो वो KPK और बलूचिस्तान में, जो अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो लौरालाई और नासराबाद और क्वेटा के आसपास, तो ये पहले 2 सेगमेंट जो है ना वो वहाँ पे लग रहे हैं। छोटी ज़ेरी भी ये जो फोर्ट मिनरू के पास जगह है पंजाब में, वहाँ पे भी लग रही है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं KPK की, तो वहाँ पे बालाकोट में, मानसेरा में, नौशहरा में भी इसकी काश्त की जा रही है। ये ओनली पहले 2 सेगमेंट की बात है। पहले 2 सेगमेंट जो है ना वो पंजाब में कम लगते हैं। जो मिड सीज़न का है और जो लेट सीज़न का है वो टोटली पंजाब में लगता है, क्योंकि उस दौरान वहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है। पंजाब में इसके जो कोर एरियाज़ की मैं बात करूँ तो जो डिवीज़न फैसलाबाद है इसमें लग रही है, इसके अलावा रावलपिंडी डिवीज़न में लग रही है, ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट में सून वैली के पास, तो वहाँ भी अच्छी खासी मिकदार में इसको काश्त किया जाता है। वैसे थ्रू आउट द पंजाब बड़े बड़े शहरों के पास पास इसकी काश्त की जा रही है। जी, अच्छा सर, ये आपने फैसलाबाद डिवीज़न का नाम लिया, तो क्या फैसलाबाद डिवीज़न इतना यानी कि है कि वो पंजाब को या अपना पाकिस्तान को सप्लाई यानी इतनी जाए, तो क्या हमें इस टाइम जो है इसका लो रेट है, पीक सीज़न जा रहा है इसका ना गोभी का, तो सर ये अपना ये बताइएगा कि इसका अब यानी कि जो दूसरे सूबे में जो है इसकी सप्लाई जा सकती है या जा रही है? जी बिल्कुल जा सकती है। जो आपने रेट की बात की ना, तो रेट का डिफरेंस जो रेट का डिफरेंस है वो बनता है सप्लाई और डिमांड की वजह से। आपको पता है जब सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी, तो रेट डेफिनेटली उसके डाउन हो जाएंगे, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो रेट उसके ज़्यादा होंगे। तो जो पहले 2 सीज़न की गोभी है, जिसको मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट अर्ली और सेकंड अर्ली है, उसमें रेट इसलिए ज़्यादा हाई होते हैं कि उसकी जो पंजाब में गर्मी ज़्यादा होती है वो कम लगती है, और KPK और जो बलूचिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे जो लेवल लैंड है वो कम है, थोड़ी थोड़ी टेरेसिंग में लोगों ने लगाई हुई है, तो उसकी सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस सीज़न में पंजाब के किसी भी इलाके में इसको काश्त का कोई मसला नहीं है। लोगों ने एकड़्स के हिसाब से काश्त कर रखी है, और इतनी सप्लाई है कि पूरे पाकिस्तान में ये 10 रुपये 15 रुपये किलो से सेल हो रही है। ये पूरे पाकिस्तान में 3-4 सूबों में ये जा रही है, कोई इशू नहीं है सप्लाई का इस सीज़न में। तो हाँ जी, अगर हम ये फैसलाबाद की बात करें तो ये हमारे नहर के किनारे के साथ साथ ये एकड़ के हिसाब से लगी हुई है। आप लाहौर रोड पे जाते हैं, जो सतियाना की तरफ है, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी की सारी गोभी लगी मिलेगी, तो कोई इशू नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊँगा कि प्रोडक्शन का इसमें कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसका सोल्यूशन होना चाहिए, इसको प्रोड्यूस करने से पहले आपकी इसकी वैल्यू एडिशन या एक्सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहिए। I mean, जब सप्लाई बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप 5 रुपये किलो इसको बेचें और लेने वाला ही कोई ना हो, अगर हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन हो, मीन इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हूँ या कोई जो एडिशनल प्रोडक्ट इसके लिए बना सकते हूँ, तो फिर इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा। वरना अभी हम इसका अगर आप एरिया प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं या आप इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो फिर मसला यही होगा कि शायद आप बेचने वाले ज़्यादा होंगे और ख़रीदने वाले कम होंगे, तो ये इम्बैलेंस आ जाएगा। इससे पहले इसकी एक्सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक हो गया। तो सर ये आपने ये बहुत अच्छी बात की है। आप ये बताइएगा सर, ये अब दिसंबर का जा रहा है मौसम ना, तो ये स्मोक भी काफ़ी है और फॉग भी होगी, तो इसके लिए इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि कुछ इसके तदारक के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों के लिए? हाँ, इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बीमारियाँ और इंसेक्ट का कितना हमला हो सकता है। तो अगर जो तो गर्मी वाला सीज़न है, पहले मैंने आपको बताया ना कि जो पहले 2 सेगमेंट है ना, उसमें सप्लाई कम ही इसी वजह से होती है कि उस वक्त उसमें बीमारियां और कीड़ों का हमला बहुत ज़्यादा होता है।
सो उस दौरान सबसे पहले जो डिजीज़ आती है वो नर्सरी लेवल पे, पनीरी लेवल पे ही आती है, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। ये फंगल डिजीज़ है, 50% तक पनीरी आपकी समटाइम सारी की सारी ही मर जाती है। तो इसके लिए आपको तदारुक ये है कि आपको कोई भी अच्छा फंजीसाइड आपको इसका जो है ना फर्टिगेट करना होगा ताकि आप इसको बचा सकें। फिर जब ये खेत में मुंतकिल होती है, पहले 2 सीज़न की बात कर रहा हूँ, तो खेत में मुंतकिली के वक्त फिर वो इसके जो डिजीज़ आती है वो रॉटनिंग की डिजीज़ आती है, जड़ की साइड से इसका गलाव शुरू हो जाता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो अगेन आपको एक तो पनीरी को जब आपने वहाँ से निकालना है खेत से, सॉरी जो पनीरी के बेड से निकालना है, आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो आपने उसकी रूट्स को फंजीसाइड में और किसी भी सोल्यूशन में आपने डिप करके लगाना है ताकि बीमारियाँ कम से कम आएँ। ठीक है, ये आप तदारुक करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। फिर हम अगले 2 सीज़न की बात करें, आई मीन मिड सीज़न की और लेट सीज़न की बात करें, तो यूजुअली इसमें बीमारियों और कीड़ों का हमला कम होता है निस्बतन। फिर भी होता है जो इसमें नर्सरी में तो थोड़ी बहुत जो कटवर्म भी आ जाता है और वही डैम्पिंग ऑफ भी आ जाती है, और खेत में जो इसके ऊपर बीमारी आती है वो जो क्या कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू आती है और वो हेड रॉट जो आती है, ये दोनों डिजीज़ेज़ आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं आती है। अगर आप प्रिवेंटिव स्प्रे 1-आध हफ्ते में या 15 दिनों में 1-आध कर देते हैं तो कोई इशू नहीं होता। एज सच ये फसल कोई भी इतनी नहीं है कि जैसे कपास में वायरस का इशू आता है, तो ऐसा इस फसल में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बड़ी आसानी से इसको फार्मर जो है ना वो काश्त कर सकता है। हाँ जी, बड़ी आसानी से शहरों के करीब करीब अपना वो जो साइकिल है, एक शहर की डिमांड के लिए शहरों के पास जितनी भी लग जाती है, तो इतने कोई बड़े इस पर कोई मसाइल नहीं आते, कोई इशू नहीं है इसको। तो सर ये बताइएगा कि हम लोग जब किसान भाई जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद जब इसको गोभी को तोड़ते हैं या उस स्प्रे के फ़ौरन बाद भी यानी कि तोड़ सकते हैं, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। और जब मार्केट में आती है गोभी तो उसके बारे में बताइए कि फ़ौरन जो है वो जो सार्फिन है वो कैसे यानी कि इसको इस्तेमाल करें, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं जी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं चाहूँगा अभी अपने सुनने वालों को सबको कि इसको बड़ा गौर से सुने भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब हम रेकमेंड भी वही करते हैं, हमारा जो पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, कि आपने जो भी जिस भी बीमारी के ख़िलाफ़ या कीड़े के ख़िलाफ़ स्प्रे करनी है, दैट मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल। या आपको मैं ये कहूँ कि न्यूट्रलाइज जल्दी हो जाना चाहिए। आई मीन वो फसल पे पड़ती है या ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो उसमें जो उसके मुहलिक असरात हैं वो जल्दी न्यूट्रलाइज होने चाहिए, उस फसल पे बाकी नहीं रहने चाहिए जब उसको कंज्यूमर उसको यूज़ करे कि उसके लिए वो प्रॉब्लम काज करें। तो इसको हम न्यू केमिस्ट्री कहते हैं। न्यू केमिस्ट्री की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्रायोरिटी का पहली बात भी यही है कि वो जल्दी डिकम्पोजेबल हों और वो जो है ना जल्दी मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ज़मीन पे पड़े, पौधे के ऊपर पड़े, हेड पे पड़े, जहाँ भी पड़े तो वो जल्दी इसके अलावा फार्मर को और रिसर्च हम तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन फार्मर के लिए मेरी ये गुजारिश भी है कि आप जब स्प्रे करते हैं तो वो कम से कम 3 दिन के बाद आप उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में दें। और मार्केट में ख़रीदने वाले जो कंज्यूमर हैं उनके लिए वो अपनी सेहत का भी ख्याल करें और अपने बच्चों का भी, चूँकि ये जहरें तो होती ही हैं। सो इसको ले जाने के बाद वो अपने घर में इसको अच्छी तरह से वाश करें। वो जो वाश बेसन है उसमें आप रख दें और 1-2 मिनट के लिए आप वो जो टैप है चला दें ताकि वो वाश आउट हो जाए, उसमें कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो साफ़ हो जाएं। हमें सुनने में मिला, कहीं देखा भी कि कुछ फार्मर क्या करते हैं कि वो जो पेस्टिसाइड का या फंजीसाइड का सोल्यूशन बनाते हैं एक ड्रम के अंदर, एक टब के अंदर, और फूल तोड़ के उसमें डाल देते हैं और उसमें से जो सुंडियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं और बड़ा एक खूबसूरत दिखता हुआ हेड आप मार्केट में ले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो फार्मर अपनी कौम के लिए जो है ना वो गलत कर रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। सर वो कहते हैं कि वो शाइन आ रही है जी, तो वो शाइन जब आती है तो जो कंज्यूमर है तो वो कहता है जी बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये गोभी चमक है इसमें जी, इस तरह का यानी कोई नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को मैं रद्द करूंगा कि अगर किसी फार्मर ने उसको शाइनिंग देने के लिए या उसको खूबसूरत अट्रैक्टिव बनाने के लिए मार्केट में जहर लगा के भेजा है तो माजरत के साथ उसने जुल्म किया है, अपने साथ भी और कौम के साथ भी। कंज्यूमर के लिए ये है कि वो कोशिश करें ताज़ा ख़रीदें, उसके ऊपर अगर कोई स्पॉट मिलते हैं या खाई हुई नज़र आती है तो उसको वो ना ख़रीदें। तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक था। जब आपने पैसे दे के चीज़ को ख़रीदना ही है तो आप अच्छी हाँ
चमकती हुई और फ्लैशी, मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसमें वो क्या लगाते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने हम अपनी नस्ल, हमारी आने वाली, जैसे फार्मर का कोई लोगों के मैंने बयान ये भी सुना है कि कौन सा हमने खानी है, आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, सारी कौम ही हमारी अपनी है। सो हम इस सोच के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि वो कौन सा मैंने खानी है, कोई और खाता है तो जहर खाता रहे। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसका जो गोभी है ये कितने दिनों तक कैसे, यानी कि ये पता लगे कि ये ज़्यादा पुरानी है या ये ताज़ी है, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कैसे यानी कि इसको पता लगे, और ये खाने के बाद यानी कि उसकी बीमारियां बनेगी या पहले ही यानी कि हमें पता लग जाए तो इसको यानी कि रद्द कर दें। सवाल आपने किया। पहली बात तो ये है कि मैं कोई न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा काम ब्रीडिंग है। फिर भी कुछ बातें जो हम लोग जब किसी वैरायटी को ब्रीड करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे जहन में होती हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है इसमें इसको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। जब हम घरों में इसको फुल फ्राई करके खाते हैं तो ये इसकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। स्पेशली ब्रोकली को, जो आपको बड़े बड़े मॉल्स में 500 रुपये 600 रुपये किलो के हिसाब से अवेलेबल होती है, बड़े मार्ट्स में, मेट्रोज में मिल रही होती है, मिल भी नहीं रही होती। तो उसमें जो ओमेगा 3 है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अगर आप उसको ज़्यादा कुक करेंगे तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। सो आपको स्पेशली ब्रोकली जो है ना वो हाफ फ्राइड फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए। इसी तरह गोभी और इसके ख़ानदान के दूसरे मेंबर जो हैं, जिसमें कोलरबी आ जाता है, इसमें कैबेज आ जाती है, तो इन सब के लिए आपके लिए यही इसको जो है ना आप हाफ कुक फार्म में इसको यूज़ करेंगे। तो रही बात ये कि कंज्यूमर जब ख़रीदने जाता है, मार्केट से कोई भी बंदा लेने जाता है, तो वो पता लग जाता है। अगर तो वो हेड फ्रेश पड़ा हुआ है, फ्रेश से मुराद उसका कलर भी ठीक है और वो मुरझाया हुआ नहीं है, ताज़ा आपको लग रहा है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो थोड़ा, जैसा एक टर्म यूज होते हैं, बासी किस्म की चीज़ लग रही है, तो आप उसको ना परचेज़ करें, वो 2-3 दिन पहले पुरानी हो सकती है। सो और फिर ये एक सिंपल सा, बल्कि सियाने लोगों का कॉल भी है, फल और सब्जियां स्पेशली ये आप सीज़न में खाएं, आउट ऑफ सीज़न आप इसको खाएं ही ना। किसी भी चीज़, मैंगो का सीज़न आता है, आप प्योर उसको सीज़न में खा लें, ठीक है जी। इसी तरह आप गोभी का, अब पीक सीज़न है, अब इसके ऊपर बीमारियां भी कम है, मसाइल भी कम, अब आप खा सकते हैं। जब अर्ली आपको 200 रुपये किलो मिल रही होती है तो उसके ऊपर इतने स्प्रे होते हैं, आपकी सोच है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आपने वेजिटेबल कंज्यूम करनी है वो आप सीज़न की कंज्यूम करें, ये पहला रूल है। फिर आप जो ख़रीदने वाला जाता है वो फ्रेश उसको ख़रीदने की कोशिश करे। और वैसे तो हम भी हफ्ते भर की, चूँकि टाइम नहीं होता हम लोगों के पास, हफ्ते भर की सब्जियां ले जाकर रख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी प्रैक्टिस सही नहीं है। आप कोशिश करें फ्रेश लेके खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद रहेगी। तो सर आपने ब्रोकली के बारे में बताया था, तो कुछ बात की है, तो सर ये महंगी क्यों है? और ये गोभी के बारे में बताइएगा कि इसकी फैमिलीज जो हैं इसमें और कौन कौन सी आती हैं जी सब्जियां? जी इस जो बेसिकली हम जो फैमिली है जिसमें ये गोभी फाल करती है, इसके अंदर बहुत सारी आते हैं। फूल गोभी इसी में आती है, इसका साइंटिफिक नाम है ब्रासिका ओलरेसिया। और सभी इस नेम के अंदर, इस फैमिली के अंदर, इस ख़ानदान के अंदर फूल गोभी आती है, बंद गोभी भी आती है, ब्रोकली भी आती है। ब्रोकली जो आप जानते हैं कि ग्रीन कलर का जो हेड बना हुआ होता है, वो आपको बड़े मार्ट्स में जो ज़्यादा मिल रहा होता है। और इसके अलावा इसमें जो है कोलरबी शामिल है। कोलरबी भी इसी ख़ानदान की एक फसल है जो गोभियों के ख़ानदान से, लेकिन उसके नीचे उसकी जो रूट है, जस्ट लाइक शलजम, वो बनती है। तो हाँ जी, ज़मीन में बड़ा क्रिस्पी सा उसका जायका होता है। इसके अलावा एक इसमें आती है ब्रसल स्प्राउट, जिसे आम ज़बान में गुंचा गोभी भी कहते हैं। वो एक पौधे के ऊपर उसके पत्ते और तने के दरमियान एक छोटा छोटा खूबसूरत सा हेड बनता है, तो आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये सब इसी ख़ानदान के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि जो इसका रेट क्यों ज़्यादा है ब्रोकली का और गोभी का, थोड़ा क्या, फिर वही बात करूँगा कि डिमांड एंड सप्लाई है जी। तो जो गोभी है सीज़न में उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो डेफिनेटली रेट्स डाउन हो जाते हैं। ब्रोकली, अब एक पहली बात तो ये है कि चूँकि लोकल सीड अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली इट्स बीइंग इम्पोर्ट, ये सीड सारे के सारा इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो सीड की कास्ट इतना ज़्यादा होती है कि जो आम फार्मर है उसको लगाता ही नहीं है। अगर कोई लगाता भी है तो फिर उसको बड़े मार्ट में इसलिए जाती है, हमारी एलीट क्लास उसका थोड़ा मीडिया से ज़्यादा टच होता है। हम जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे कोई 2-4 लोग हैं, अगर किसी और कलर की गोभी उसको नज़र आएगी तो वो उसको वैसे भी प्रेफर नहीं करता,
ठीक है। सो ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ब्रोकली इस गोभी से कहीं ज़्यादा क्वालिटी रखती है। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो ओमेगा 3 है उसमें गोभी से कहीं ज़्यादा मौजूद है। मसला ये है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त को जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो यकीनन इसको लगाएं। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी ज़्यादा वो छोटी शॉप्स पे आएगी, तो उसमें जो इम्बैलेंस है मार्केट का वो कम होगा, तो डेफिनेटली उसके रेट्स जो है ना वो डाउन होंगे जी। यानी हमें सप्लाई बढ़ाना होगी और लोगों तक अवेयरनेस देनी होगी कि जनाब ये भी गोभियों के ख़ानदान से एक गोभी है, ब्रोकली इसका नाम है, और ये उससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है, सो वी कैन कंज्यूम दिस आल्सो। तो सर ये बताइएगा कि हम लोग ये पीक टाइम जा रहा है, हाँ। तो क्या हम साय ममालिक को या हम लोग एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, या हो रही है? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा। मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है सर, लेकिन अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जर्नल इस वक्त का जो सिनेरियो है उसमें ये कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अगर एक्सपोर्ट के यूनिट बना दिए जाएं, कहीं पे कोल्ड स्टोरेज हों या किसी कंट्रीज़ को, मैं कहता हूँ जो ये अरब एमिरेट्स है ना, इनमें आप बड़ी अच्छी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये सप्लाई दी जा सकती है, हमारे फार्मर के पास कैपेसिटी भी मौजूद है, वो इस क्वालिटी का प्रोड्यूस भी कर सकता है, लेकिन आगे उसको भेजने के लिए अभी कोई वेज नहीं है, कोई मीन्स नहीं है। अगर ये डेवलप हो जाएं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो अब 5 रुपये एक जो फार्मर है बेचने पे मजबूर है, जिस पे उसकी वो हार्वेस्टिंग कास्ट भी पूरी नहीं हो रही, अगर आप उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का कहेंगे तो वो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी बना के भी देगा। लेकिन अब ये किस डिपार्टमेंट का काम है इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, कि कोई एक्सपोर्ट चेन होनी चाहिए, मतलब स्टोरेज, इसकी स्टोरेज के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, और किन कंट्रीज़ को हम टच कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली इसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक। तो सर ये जो अक्सर होता है ज़रूरी पानी या नहरी पानी या दूसरे पानी भी लगता है, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उसमें और दोनों में फ़र्क क्या होगा, या ट्यूबवेल का पानी यानी कि है वो पानी से इसका वो टेस्ट भी चेंज हो सकता है, या पकाई में या वैसे यानी कि या कलर में, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि वो उसको पहचान में यानी कि फिर वो होएगा नहीं ना, वो कह सकते हैं ये पता नहीं ये शायद ब्रोकली है, या ब्रोकली करके ही वो सेल आउट कर रहे हों, या इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मार्केट में ब्रोकली जो है वो नहीं अवेलेबल, और ये मार्ट में ही अवेलेबल है, तो ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा। अगेन आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों में बड़ी चीज़ पाई जाती है कि ये गंदे पानी पे उगाई गई है तो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जो अब गंदे पानी से जो मुराद है ना, देखो जी, एक शहर के इर्द गिर्द जो लगती है डेफिनेटली उसको आपका सीवरेज का पानी जो है वो लगता है। अगर सीवरेज के पानी में कोई केमिकल शामिल नहीं है, केमिकल से मुराद मेरी है जो टैनिंग इंडस्ट्रीज से या जो ये चमड़े की इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रीज से जो आता है, अगर वो शामिल नहीं है तो इस पानी को जो आपके घर के यूज़ के या आपका जो सीवरेज का पानी है उस पे उगने में उसको कोई मसला नहीं है। ये सारे का सारा ऑर्गेनिक है, ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि वो जो खाद पे बनी हुई से भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। तो अपने ज़हन से इस बात को निकाल दें कि शहरों के गिर्द पैदा की जाने वाली गोभी है या पालक है या धनिया है कि गंदे पानी पे उगी हुई होती है, और उसका कोई गंदे पानी से मुराद अगर तो खाली सीवरेज का पानी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर उसमें किसी फैक्ट्री का शामिल है पानी तो वो फिर मुहलिक हो सकती है, ठीक है। सो आप अपने घर में भी अगर किचन गार्डनिंग करते हैं और आप वहाँ पे आप कुछ लगा देते हैं और उसको आप अपने जो हाउस होल्ड का आपका किचन का पानी लगा है या अपने सिंक में जो पानी गया है तो आप वो भी उसको लगा सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे ज़्यादा है जिस पे आप खाद डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह नहर का पानी और ट्यूबवेल के पानी में फ़र्क ये है कि नहर के पानी में जो सिल्ट आ रही होती है उसमें जो बाकी चीज़ें आ रही होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ट्यूबवेल के पानी के। सो इसलिए हम नहर के पानी को प्रेफर करते हैं कि अगर नहर का पानी अवेलेबल हो तो आप ट्यूबवेल का पानी नहीं लगाएंगे। उसमें जो सिल्ट आ रही होती है, सिल्ट ज़मीन की पोरासिटी को बढ़ाती है, उसको ज़्यादा हवादार बनाती है, जिसकी पौधे की नरिशमेंट ज़्यादा होती है। ट्यूबवेल का पानी मजबूरी के आलम में लगाया जाता है, वो साइल को थोड़ा हार्ड करता है। ज़्यादा पेचीदगी का मैं नहीं कुछ कह सकता कि ये जो सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट है वो इसको बेहतर बता सकता है कि व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबवेल वाटर एंड कैनाल वाटर।
जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन से निकाल दें कि जी गंदे पानी की उगी पी हुई तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते उसमें किसी फैक्ट्री का वेस्ट शामिल ना हो। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मालूमात मिली है, मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ और उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को और सार्फिन को भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका होस्ट वसीम शेख नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।